सभी न्यायिक साथियों को मेरा नमस्कार। अक्सर न्यायिक विद्यार्थी के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे मुझे आरजेएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या आरजेएस की तैयारी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी काफ़ी रहती है, क्या मुझे प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या फिर पहले मुझे प्री की तैयारी करनी चाहिए उसके बाद मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल विद्यार्थी के मन में आते हैं। नमस्ते साथियों, मैं मीना शेखावत आज आपके सामने इन्हीं सभी छोटे छोटे सवालों के जवाब लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आशा करूँगी कि आप सभी के सवालों के जवाब बहुत ही संतुष्टि से दे पाऊँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, 120 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। धीरे धीरे हम उसके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे से हम उसकी रेगुलर क्लासेस का भी थोड़ा शुरू करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसके विषय वस्तु पे डिस्कस करते हैं। 2018 की वैकेंसी तक आरजेएस के सिलेबस में केवल और केवल 15 एक्ट थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो वैकेंसी आई है उसमें 3 एक्ट और ऐड कर दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर आरजेएस के सिलेबस में एट द टाइम पर लॉ के 18 एक्ट हैं। अब नए एक्ट कौन से जुड़े थे? सेक्सुअल हरेसमेंट था, वुमेन एंटीजेंट था और पॉक्सो। ये 3 एक्ट ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली आरजेएस के सिलेबस में ऐड हुए हैं। अब दूसरा सवाल इसकी योग्यता के ऊपर आते हैं। आरजेएस का एग्जाम हर एक व्यक्ति जिसने लॉ किया हुआ है, जिसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर है, वो कैंडिडेट आरजेएस के लिए एलिजिबल है। जी हाँ, अपेयरिंग में भी एग्जाम दिया जा सकता है। अपेयरिंग मतलब एलएलबी करते हुए जो फाइनल ईयर होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए। देखिए, कोचिंग आपका एक ऐसा माध्यम है जो आपको रेगुलरिटी में लेके आता है। दूसरी चीज़, लॉ का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही कॉन्शियस है, जिसको समझने के लिए एक बार हमें कोचिंग की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्री और मेंस पर। तो देखिए, मेरा मानना ये है और ऐसा करना भी चाहिए कि प्री के साथ साथ हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट हम बनाते हैं या जो प्रश्न हम लिखते हैं, उनके आंसर लिखते हैं, मेंस के रिजल्ट के बाद हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम वो कंटेंट रेडी करें। अर्थात प्री के साथ साथ अगर हम कंटेंट पहले से रेडी रखें तो हमारी तैयारी बेहतर हो सकेगी। जैसे वैकेंसी आने के बाद हर रोज़ एक एक ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाना चाहिए। उसी के साथ साथ एक एक सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट सीरीज़ के आधार पर उनके आंसर लिखने चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज़ हर इंसान को लेनी चाहिए, भले ही वो कोचिंग ले या नहीं ले, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपका आंकलन हो सकता है कि आप कौन सी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, आपके दिमाग क्या हैं, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत और है। ये एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पता किया जा सकता है। उसके बाद इसके एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं। एग्ज़ाम इसका 3 फेज़ में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री आपका 70 क्वेश्चन लॉ पे आते हैं और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें 15 हिंदी के और 15 इंग्लिश के।
ऐसा आपका सिलेबस प्री का रहता है। उसके बाद मेंस के ऊपर आते हैं। मेंस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर क्रिमिनल का होता है, सेकंड पेपर आपका सिविल का होता है, और थर्ड एंड फोर्थ लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें हिंदी के ऐसे आते हैं और इंग्लिश के ऐसे आते हैं। 3 ऐसे लिखने होते हैं दोनों में, 3 इंग्लिश में और 3 हिंदी में। 50-50 नंबर का ये रहता है। और क्रिमिनल और सिविल आपका 100 मार्क्स का होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि इसकी शुरुआत कैसे होती है धीरे धीरे। क्रिमिनल सब्जेक्ट से हम सभी को शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और स्टडी में भी हमारा मन लगाने में सहायता देता है। मैं आपको आज केवल और केवल थोड़ा सा ब्रीफ में क्रिमिनल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाऊंगी। उसके बाद हम कल से रेगुलर स्टडी के ऊपर रहेंगे। वैसे तो हमारे सिलेबस में क्रिमिनल के 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, जिनको क्रिमिनल कैटेगरी में गिना जाता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको मेजर एक्ट अर्थात जो क्रिमिनल की जड़ है, जिससे प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस, इन तीनों एक्ट का ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये तीनों एक्ट काम करते हैं। शुरुआत आईपीसी करता है। अब शुरुआत आईपीसी क्यों करेगा? क्योंकि जब तक एक्ट नहीं होगा, अर्थात जब तक कोई अपराध ही नहीं होगा, तो प्रोसीजर और विटनेस की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी, है ना? तो शुरुआत आईपीसी करता है। अब कैसे होती है इसकी शुरुआत? सबसे पहले एक या अधिक व्यक्ति जिनके मन में इंटेंशन आता है कुछ अनैतिक कार्य करने का, या फिर कोई अवैध कार्य, या फिर अगर वो अवैध कार्य नहीं है लेकिन वो अवैध साधनों के द्वारा किया गया है, या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो करने के लिए आबद्ध नहीं था, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब ये ऑफेंस हो गया, सामने वाले व्यक्ति के मन में इंटेंशन आ गया। अब जैसे ही व्यक्ति के मन में इंटेंशन आया, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके ऊपर प्लान करेगा, अर्थात उसकी प्रिपरेशन करेगा। अब जैसे ही प्रिपरेशन हुई, उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। अब अटेम्प्ट हुआ तो उसके बाद उस एक्ट को ख़त्म करेगा, अर्थात वो ऑफेंस कमिट कर देगा। तो अपराध की कितनी स्टेज हो गई? 4 स्टेज हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन आया, सेकंड उसने प्रिपरेशन की, थर्ड उसने अटेम्प्ट किया, देन नेक्स्ट में उसने एक्ट कर दिया। ओके। अब जैसे ही एक्ट हुआ, उसके बाद आती है आपकी प्रोसीजर लॉ, सीआरपीसी। सीआरपीसी बताती है कि कैसे उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, कैसे उस व्यक्ति को सम्मन या वारंट के द्वारा बुलाया जा सकता है। अगर वो सम्मन और वारंट से नहीं आ सकता तो उसके बाद की क्या प्रोसीजर रहेगी, ये आपकी सीआरपीसी बताती है। ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा या फिर उसकी इंक्वायरी की जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीआरपीसी बताती है। उसके पश्चात धीरे धीरे पता चलता है कि भाई ऑफेंस, अब ऑफेंस भी देखो 2 तरह से होता है। पहला, सीआरपीसी कहती है कि हम ऑफेंस होने से पहले भी व्यक्ति को रोक सकते हैं। ये प्रोसीजर भी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ये किसका कहना है? सीआरपीसी का कहना है। और ऑफेंस होने के बाद भी सीआरपीसी रोक सकती है, ये ऐसा उसका कहना है। चलो, अब आप सोच रहे होंगे कि एक्ट कहता थोड़ी है। नहीं, कहता नहीं है, लेकिन जो उसमें जो भाषा दी हुई है, अर्थात जो प्रोविज़न दिया गया है, वो उपबंध करता है कि हाँ, ऑफेंस होने से पहले भी इसके सीआरपीसी में उपबंध है और ऑफेंस होने के बाद की प्रोविज़न भी सीआरपीसी में उपबंधित है। चलिए, आईपीसी ख़त्म किया, सीआरपीसी का ब्रीफ नोट किया कि कैसे काम कर रही है। अब आते हैं एविडेंस के ऊपर। एविडेंस आपका बताता है कि विटनेस कौन होंगे, किन को बुलाया जा सकता है, किन को नहीं बुलाया जा सकता। अपराध अगर हुआ है तो सामने वाले व्यक्ति का अपराध साबित करने का भार किसका होगा? अक्यूज का हो गया या फिर अभियोजन पक्ष का होगा? किसका रहेगा?
किन किन व्यक्ति को विशेष अधिकार दिए गए हैं और कौन से साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे, कौन से साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाए जाएंगे, कौन सी बातों को विवादक कहा जा सकता है और कौन सी बातों को सुसंगत कहा जा सकता है। ये सारी की सारी बातें आपकी एविडेंस बताती हैं। देखिए, ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तीनों एक ही चैन में काम करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। मैंने आप सभी को इसका ब्रीफ नोट समझाया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्रीफ नोट समझ में आया होगा। कल से हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर विचार करेंगे। शुरुआत में हम आईपीसी पे चलेंगे। आईपीसी को भी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईपीसी एग्जैक्टली कैसे पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सके। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।